करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी। इसमें हम जो सवाल बनाने जा रहे हैं, ये जितने भी 1 टू 5 के हैं या जो भी पर्यावरण से सवाल बनते हैं, नहीं छूटेंगे, ये नलिनी अकाडमी वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी जैसे इकोलॉजी किनके मध्य जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो हम बताएंगे जीव समुदाय और वातावरण के बीच का परस्पर संबंध को बताता है। ठीक है, तो पारस्परिक संबंध अगर पूछे तो जीव समुदाय और वातावरण के संबंधों को परस्पर बताता है, उसे ही इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से मतलब एनवायरमेंट से क्या मतलब है, तो हम बताएंगे कि पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक रूप से, जैविक रूप से तथा रासायनिक दशाओं का योग जो भी जीवन स्वरूप को प्रभावित करता है, उसी को कहा जाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब समझ गए कि मतलब मान लीजिए पृथ्वी पर जितने भी चीज विद्यमान है, जैसे भौतिक रूप से हो, जैविक रूप से हो या रासायनिक दशा में हो, सभी का योग हो, तब समझ जाइए कि जीवन जैसे हम लोग के जीवन जीने के लिए एक प्रभावित करता हो, वही हमारा पर्यावरण होता है। अब देखिए पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, 3 प्रमुख होते हैं। एक तो जैविक संगठक, एक अजैविक। जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक, और अजैविक को ही भौतिक संगठक बोला जाता है। बस इतना जान लीजिए। तो जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक के रूप में पर्यावरण को हम लोग 3 रूप में बांट दिए हैं। अब पूछता है कि सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हम जानते हैं अर्नी नेश ने किया था। अर्नी नेश डायरेक्ट पूछता है कि सर्वप्रथम जो है डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बताइएगा अर्नी नेश को बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि घास स्थल, वन और मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो हम बताएंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। एकदम है, क्योंकि घास कहाँ होगा? स्थल पे होगा। वन कहाँ होगा? स्थल पे होगा। मरुस्थल कहाँ होगा? स्थल पे। तो मतलब जमीन पे ही है, तो स्थलीय इकोलॉजी बोल दीजिए, है कि नहीं? चलिए, अगर मैं बात करूं और भी, जैसे आप इसको सबसे पहले सुन लीजिए, पारिस्थितिकी कर्मता मतलब होता है इकोलॉजिकल नीच बोला जाता है, NICH बोला जाता है कर्मता को। इंग्लिश में भी बोल दीजिए और हिंदी में कर्मता बोलते हैं। और कर्मता मतलब होता है कर्म, हम जानते हैं। तो कैसे बताएंगे? तो देखिए, एक पद जो केवल जीव द्रव ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव समुदाय में उसकी जो कार्यात्मक जो भूमिका होती है उसका वर्णन करते हैं, उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी कर्मता। मतलब क्या कहते हैं उसे? इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। आसपास खाली हमको रहने से नहीं होगा, वहाँ पे जितने भी जीव द्रव हैं उनसे अगर जुड़े हुए हैं, समुदाय है, तभी हम लोग भी कुछ करेंगे, और समुदाय रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे कार्य। अकेले के लिए करिएगा? नहीं करिएगा। उसी को बोला गया है पारिस्थितिकी कर्मता। तो जरूरी है, भूमिका जरूरी है, सभी लोगों से जुड़ना जरूरी है। जितने भी कार्यात्मक रूप से भूमिका हम लोग निभाते हैं, कोई पढ़ने में करता है, कोई जॉब के लिए कर रहा है, कोई कुछ के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये सब जितने भी हैं एक तरह से पारिस्थितिकी रूप से है ना? तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई गलत वे में नहीं लेंगे। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए 10% नियम किससे संबंधित है? अब मान लीजिए 10% नियम है, मतलब 10% आपको पूछे, ये क्या है बताइए, ये किस लिए नियम है? तो हम बताएंगे ऊर्जा के जो खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने की बात करता है। तो चलिए अब बात करते हैं धारणीय या अस्थायी विकास। धारणीय या अस्थायी विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि जो है अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ये सवाल है, सॉरी। अवधारणा जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो हम बताएंगे ब्रेटलैंड कमीशन ने शुरू की थी। और कब की थी? 1987 में शुरू किया था। कौन? ब्रेटलैंड कमीशन ने। ब्रेटलैंड था, वही ब्रेटलैंड कमीशन के नाम से आया, जो कि 1987 में आया था। तो धारणीय बोल दीजिए, अस्थायी विकास बोल दीजिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दीजिए। ठीक है, और सुन लीजिए, अगर बोले पारितंत्र, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? बता सकते हैं? डीकम्पोजर बोला जाता है अपघटक को, और घटक को कंपोजर,
ऐसे बोल दीजिए। तो अब घटक बोल दिए डीकम्पोजर कहते हैं। तो कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया। याद रखिएगा परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में, खाद्य श्रृंखला मतलब खाने की बात हो रही है, के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक कहलाएंगे या जीवाणु कहलाएंगे? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होगा, अपराइट होगा, राइट होगा। इसमें सवाल डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा डिटेल हम नहीं लेते। अगर पूछे जीव भार का पिरामिड, जिसे बायोमास पिरामिड बोला जाता है। जीव भार का मतलब क्या हुआ? जीव से है तो वायु हो गया, बायोमास पिरामिड। किस परिस्थितिकी तंत्र से या तंत्र में उल्टा मतलब विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय परितंत्र में बनता है। अब सोचिए बायोमास पिरामिड जो है, जीव भार पिरामिड, अगर मान लीजिए पूछे कि इसका उल्टा कहाँ बनेगा, तो हम बताएंगे जलीय परितंत्र में बनेगा। अब परितंत्र का मतलब बताइए किससे संबंधित है? बताइए। तो इकोसिस्टम से ही संबंधित है ना, इकोलॉजी से संबंधित है। परितंत्र मतलब हम बता ही दिए कि आपको बोला जाता है इकोसिस्टम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र में अगर पूछे तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है, जिसे हम जैव मतलब बायो और भू माने जियो और रासायनिक मतलब केमिकल और चक्र मतलब साइकिल। तो हम बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो समुद्रीय अगर वातावरण में पूछते कि जीव की भूमिका क्या होती है या जीव जो है मुख्य रूप से कैसा होता है, तो प्राथमिक उत्पादक के रूप में होता है, समुद्र में होता ही है। प्लैंक्टन्स, याद रखिएगा टन्स बोला जाता है, प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और भी इसका डिटेल हम छोटे छोटे भाग में भी लेंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं परितंत्र का गति हृदय। परितंत्र का, इकोसिस्टम का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, बता सकते हैं? तो जहां पर परितंत्र की बात होगी, इकोसिस्टम की बात होगी, हम वहीं पे क्या करेंगे? एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे। और जहां पे एनर्जी होगा, जहां पे ऊर्जा प्रवाह होगा, मतलब ऊर्जा प्रवाह के लिए हमारा खनिज भी तो होना चाहिए। तो खनिज चक्र बोल दीजिए। तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र बोल दीजिए। तो जहां खनिज वहां ऊर्जा होगा, जहां ऊर्जा वहां पे खनिज अवश्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। परितंत्र का, इकोसिस्टम का गतिक हृदय अगर किसे कहते हैं तो ऊर्जा प्रवाह को व खनिज चक्र को कहते हैं। चलिए, एक हिस्सा तो हो गया। उससे पहले का हिस्सा का पॉइंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता देता हूं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं, है ना, इकोलॉजी बोलते हैं ना, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र आ गया तो इकोसिस्टम हो गया। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर बोले कि किसने किया था इकोसिस्टम का, तो हम बताएंगे एजी टांसले ने किया था। टांसले ने किया था। एजी टांसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उस पे। हम चाह रहे हैं कि आपको ये वीडियो इतना देख के जाएं कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, बस इतना हम चाहते हैं। और इकोसिस्टम से अगर आ गया तो मैं वादा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जल्द ही एमसीक्यू आने वाला है, एक एमसीक्यू आएगा, एक वन लाइनर आएगा, पर डे 2 वीडियो अब आएंगे। अगर आप चाहते हैं 4 वीडियो तो 4 वीडियो आएगा, लेकिन आपका सपोर्ट होना आवश्यक है। आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो हम बताएंगे परितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब बताइए कि जीवधारी अगर हैं और वातावरण है, तो इन मान लीजिए इन्वायरमेंट होगा, जीवधारी होंगे और तभी उपस्थित होंगे, तभी क्या होगा? वहां पे अजैव घटक होगा। अजैव घटक का क्या होगा? संयुक्त रूप होगा। और उसी संयुक्त रूप को ही तो हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, उसी को परितंत्र बोलते हैं। क्लियर हो गए? कोई तो दिक्कत नहीं। अगर जैव खाली हो तो भी उसमें आनंद नहीं है, अजैव होगा तभी तो इन दोनों के बीच में परस्पर जो संयुक्त मिश्रण होगा तभी ना आगे चल के होगा, उसी को नहीं इकोसिस्टम कहेंगे, है ना? याद रखिएगा। उसे इंग्लिश में अबायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। और जैव घटक को क्या बोला जाता है पता है? बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। सॉरी, हमारा ये क्या है? तो ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब अजैविक घटक है।
और यही अजैविक घटक का संयुक्त अगर रूप हो जीवधारी और वातावरण में उपस्थित, तो उसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे, है ना? कहिएगा ना? तो उसी को कहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा-सा मैं फन और थोड़ा-सा कॉमेडी नहीं कर पाने के कारण से हम समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा बोर फ़ील हो रहा होगा। जल्द से जल्द हम करेंगे। थोड़ा-सा व्यस्तता चल रही है मेरे जीवन में। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी अगर पूछे, पारिस्थितिकी तंत्र कौन-सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी रूप से अगर पूछ रहा है कि इस इकोसिस्टम का जो है कौन-सा है? तो हम बताएँगे महासागर। महासागर क्या है? अस्थायी तंत्र है। याद रखिएगा, अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। सही बात है, महासागर है तो अस्थायी रूप से ही है, क्योंकि धरती पे है वो। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछे क्या है? तो महासागर है। स्थलीय रूप से अगर पूछता तो हम जानते हैं वन है, हमारा घास है, आपका मरुस्थल है, ये सब जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और अस्थायी अगर पूछे तो हम बताएँगे महासागर अस्थायी है। तो इसलिए महासागर विनाश नहीं हो सकता, वो इसलिए अस्थायी है। नदी सूख सकती है, ये महासागर नहीं, अगर वो सूखा, सब सूख जाएँगे। चलिए, आगे बात करते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्रीय पेड़-पौधे तथा जंतु को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो हम बताएँगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है तो कहाँ बताइए? जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं जैव आरक्षित को। तो बताइए कहाँ? तो हम बताएँगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब सही बात है, भारत का हमारा जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो देखा जाए तो हमारा जो विविध समुद्रीय जो पेड़-पौधे हैं और जंतु हैं, उसको संरक्षित करना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा समुद्र का भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि एक-दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, है ना? तो कहाँ पे अभी बनाया गया है इसे? स्थापित किया गया है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए, ये तो याद हो गया। अब चलिए थोड़ा-सा और पॉइंट जो बनता है वो हम सुनिए। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल हम जानते ही हैं, बायोस्फीयर की बात हो रही है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा वर्ष कितने में? 2000 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब इसे आप जैव आरक्षित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल सकते हैं, है ना? तो घोषित किया गया है। किसे किया गया है? नीलगिरी को। क्यों किया गया है? क्योंकि ये प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना गया है भारत के। किसे? नीलगिरी को। कब? वर्ष 2000 में। अच्छा जी, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। क्या किया गया है? जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है? नहीं होनी चाहिए। बस आप कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है आपको याद होने का, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है पढ़ाने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़िए, सिर्फ सुन के जाइए, लिखने की आवश्यकता ना हो, ना आपको दोबारा किताब पलटने की आवश्यकता हो, ना किताब खरीदने की आवश्यकता हो। सिर्फ सुनिए और जाइए एग्ज़ाम देने, 100% होगा, ये नलिनी कार्ड भी वादा करता है। वर्तमान में आज तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यही सब किताब पढ़ाकर मैंने रिज़ल्ट दिया है और अब तक देता आ रहा हूँ। जो भी मैं कंटेंट देता हूँ, फालतू किताब नहीं पढ़ाता। वही किताब पढ़ाता हूँ जिसमें मुझे 100% मुझे फ़ील हो जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये सब सारे आएँगे, वही क्वेश्चन आते हैं। बस आप भरोसा करके देख सकते हैं। बस जो वीडियो आए उसे अवश्य पूरा करके देखें, छोड़ के मत जाइएगा। वर्तमान में अगर पूछे कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। तो 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है। मतलब बायोस्फीयर जो आरक्षित क्षेत्र बना था, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बोलिए, कितने हैं? तो 12 हैं। और ये किसके नेटवर्क में शामिल है? किसके बताइए? यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ये भारत के खाली 12 जैव मंडल हैं आरक्षित। कैसे? अब बोलिए कि वाल्मीकि जी हमारे के हाथ से जुड़े हुए थे। वाल्मीकि जी का नाम सुने होंगे, रामायण में नाम सुने हैं ना? सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। चलिए, तो देखिए वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र जिसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलते हैं, परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो हम बताएँगे जी बिहार से संबंधित है। बिहार के कहाँ पे? पश्चिम चंपारण चल जाइए, वहाँ पे आपको वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र मिल जाएगा। मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिल जाएगा और क्या। चलिए, ये बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र की जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है किसे माना जाता है? तो हम बताएँगे ऊर्जा का स्रोत की अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम बता देंगे कि सौर्यक विकिरण से मिलता है। मतलब सोलर रेडिएशन से मिलता होगा, रेडिएशन से मिलता है। अच्छा, सोलर रेडिएशन से क्या मिलता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मिलता है। अब ऊर्जा कहाँ मिलेगा? सोलर से ही ना, धूप से ही ना,
है कि नहीं? तो सोलर रेडिएशन से मिलेगा। अब क्या मिलेगा? पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मिलेगा, मतलब इकोसिस्टम का जो है ऊर्जा, जो एनर्जी होता है उसका स्रोत मिलेगा सोलर रेडिएशन से। हर ढंग से कोशिश कर रहा हूँ, याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि 10% जो आप सुने अभी, ऊपर भी पढ़े हम लोग 10%, तो 10% का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? हम तो 10% पढ़े खाली, कि हम ये तो नहीं पढ़े कि वैज्ञानिक कौन दिया, हम ये पढ़े कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो हम बताए कि भाई ऊर्जा के जो हैं खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना, मतलब एक जो पोषी स्तर होता है, मतलब एक खाने वाले दूसरे खाने वाले के पास पहुंचाते हैं। मान लीजिए एक सेव है, दूसरे सेव के, मतलब दूसरे जो खाते हैं व्यक्ति, अगर सेव आप मान लीजिए उगा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उस सेव को खाएगा, तो दूसरा पोषी हुआ कि नहीं? सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कोई अर्थ को अनर्थ ना लेंगे, ठीक है? और उसी तरह 10% जो नियम लाने वाले भी तो आए होगा, तो लाने वाले का भी नाम तो होगा, तो हाँ होगा, तो उनका नाम है रेमंड लिंडेमैन होता है। लिंडेमैन नाम है इनका, ठीक है? तो रेमंड का कपड़ा पहनते हैं ना जी, तो रेमंड का कपड़ा याद रखिएगा। और कौन पहना? लिंडमैन ने पहना। अब वही जो है बेचारा सोचे कि अब पहन लिए कपड़ा, तो उसके नाम से क्या करें? 10% का छूट दे देते हैं। और 10% का छूट देने के चक्कर में क्या हुआ? पता चला कि वो खाने के रूप में दे रहे हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना, यही 10% का नियम दिए थे। और इसी के लिए नाम उनका आता है, रेमंड जी का नाम आता है। तो रेमंड लिंडेमैन पूरा नाम है। पर्यावरणीय जो नीतिवाद, या उसे आप निश्चयवाद कह सकते हैं, कि प्रतिपादक कौन थे? तो हम बताएंगे कार्ल रीटर थे। कौन थे? कार्ल रीटर थे। तो कार्ल रीटर जो थे वो पता है निश्चयवाद का प्रतिपादन किए थे, प्रतिपादक माने जाते हैं। या आप उसे पर्यावरणीय नियतिवाद भी बोल सकते हैं, या पर्यावरणीय निश्चयवाद बोल सकते हैं, जो कि दिए थे कौन? कार्ल रीटर ने दिए थे। अब ये पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करेंगे, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे, कि संकल्पना किसने दिया था? तो हम बताएंगे एल्टन ने दिया था, जो कि यूके के रहने वाले थे। ये तो यूके के जो रहने वाले थे एल्टन जी, इनका नाम है चार्ल्स एल्टन। तो एल्टन मतलब एल्टन का मतलब होता है उल्टा पुल्टा चलने वाले व्यक्ति होंगे, इसलिए तो ये सब पिरामिड जैसा दे दिए। लेकिन पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, मतलब कई तरह से पिरामिड होता है। अब पिरामिड तो अलग अलग आप देखे होंगे। तो पिरामिड का जो अगर बोले संकल्पना किसने दिया, तो हम बताएंगे चार्ल्स एल्टन ने दिया, ये समझाने के लिए। अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो हम बताएंगे सर्वाहारी को प्राप्त होता है। तो सर्वाहारी मतलब बताइए क्या होता है? बता सकते हैं तो बताइए प्लीज। एक सर्वाहारी होता है, एक और कौन हारी होता है बताइए? जो कि हम खाते नहीं है उसको, इसलिए हम नहीं लेते नाम। चलिए, पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट आयन ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? मृदा से मतलब मिट्टी से पेड़ पौधा ग्रहण करेगा ना जी, करेगा। तो कैसे? तो नाइट्रेट आयन से प्राप्त करेगा नाइट्रोजन, और क्या ऐसे थोड़ी उड़ के ले लेगा, है ना? नियम है ना। अब एक वो एनवायरनमेंट है, बनाया हुआ है, अब अचानक उड़ के तो नहीं नाइट्रोजन ले सकता, तो बेचारा पेड़ के माध्यम से लेता है, जड़ के माध्यम से लेता है। तो मिट्टी के माध्यम से न लेगा नाइट्रोजन, मिट्टी रहेगा तभी तो पेड़ उगेगा, मिट्टी नहीं रहेगा तो उगेगा कहाँ से? नहीं उगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना, जो कि 21 से लेकर 30 तक की बात कही गई है, ठीक है? तो वन्य जीव कार्यक्रम योजना पारित की। कौन किया? महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं शुरू किया था वन्य जीव कार्य योजना। कब? डेट बताया 20 से 21, मतलब 2021 से लेके 30 तक ये जो है बनाया है, नियम बनाया है, पारित किया है। 21 से 30 तक चलेगा, 21 में शुरू किया था और 30 तक रखा हुआ है, फिर उसके बाद फिर नया नियम बनाएगा। ऐसे करने वाला जो है यह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वन जीव कार्य योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं शुरू की थी, ठीक है? और इसे पारित किया था, ठीक है? तो याद रखिए टारगेट रखा है कि 2021 से लेकर 30 तक का क्या परिस्थिति होती, कितनी चेंज होती, उसकी संरक्षित की बात कही गई। और इसी के कारण भारत का पहला राज्य बन गया है हमारा। चलिए, ये भी है भारत का। अगर पूछे कि विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो हम बताएंगे कोबोर्ग प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। कब? 1974 को किया गया था।
तो कोवोर्ग प्रायद्वीप ये को अगर पूछे कि बताइए ये क्या है? तो हम बताएँगे रामसर स्थल है। रामसर स्थल जो है घोषित किया था और ये भी क्या विश्व का प्रथम रामसर स्थल है कोवोर्ग प्रायद्वीप जो कि 1974 में घोषित किया गया था।